नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कल देखो, जैसे आपको पता है सीएसई 2021 का फाइनल रिजल्ट आया और देखो मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि फाइनल रिजल्ट देखकर और इस पीडीएफ को देख के आपके अंदर अनेकों तरह के इमोशंस उमड़ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा डेस्परेशन भी है जल्दी से जल्दी इस लिस्ट में नाम लाने का, क्योंकि देखो मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। जब फाइनल रिजल्ट आता था तो मुझे भी वैसा ही फील होता था जैसा अभी आपको फील हो रहा है। बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अपना इस जोश को ठंडा मत होने दीजिएगा। जो मोटिवेशन आप आज महसूस कर रहे हो ना, पूरा साल वही मोटिवेशन रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। अपने आप के ऊपर आप विश्वास रखिएगा। देखो, जैसे ओनली आईएएस में जितने भी लोग सिलेक्ट हुए, ये मान लीजिए अपने यक्ष चौधरी हैं, इन्होंने कितने प्लेटफॉर्म्स पे ओनली आईएएस के एडिटोरियल रिकमेंडेशन को फॉलो करने की बात कही और रिकमेंड किया स्ट्रांगली। अपनी कम्युनिटी के मेंबर हैं। और भी टॉपर्स देख लीजिए, चाहे ये 10 रैंक वाले हरकिरत सिंह हैं, ये भी ओनली आईएएस कम्युनिटी से हैं। पिछले साल आप जागृति अवस्थी की बात कर लीजिए, जो अपनी कम्युनिटी के मेंबर थी। सब के सब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पेशल थे, आप ही की तरह है सब। देखो, टॉपर बनने से पहले ना सारे आप ही की तरह नॉर्मल होते हैं, लेकिन बस टॉपर बनने के बाद में इमेज ऐसी बन जाती है लार्जर देन लाइफ कि इन्होंने कुछ स्पेशल किया होगा। नहीं, जो लोग आप फॉलो कर रहे हो, वो जैसे ओनली आईएएस एडिटोरियल डिस्कशन है, दूसरी डिस्कशंस है, इन लोगों ने भी वही फॉलो किया, लेकिन कुछ क्वालिटीज के साथ में, जैसे कंसिस्टेंसी, अपने ऊपर विश्वास, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर मॉक्स को अटेंड करना। तो ये सब चीजें आप मत भूलिएगा। जो जोश आज आपके अंदर है ना, वही जोश पूरे साल मेंटेन रहना चाहिए। तब तक मेंटेन रहना चाहिए जब तक कि इस लिस्ट में आपका नाम ना आ जाए। चलो अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है ना, उनको टैकल करने के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यानी स्टेट क्राफ्ट की आवश्यकता है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। M.K. नारायणन, ये देखो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे पहले और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अक्सर ये इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी संबंधित मैटर्स पर लिखते रहते हैं हिंदू में। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या है? स्टेट क्राफ्ट का देखो सिंपल मतलब है स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स को स्किलफुल मैनेज करना। स्टेट अफेयर्स में तो देखो हर एक चीज आती है, सिक्योरिटी से लेके, इकोनॉमी से लेके, पॉलिटी से लेके, कल्चर, हर एक चीज स्टेट अफेयर्स में आती है। तो उन स्टेट अफेयर्स को स्किलफुली मैनेज करना, ये सब चीजें आती हैं स्टेट क्राफ्ट में। सिंपल भाषा में बोलूं, स्टेट को कैसे चलाया जाए अच्छे ढंग से। जैसे इंडिया है, इंडिया को कौन चला रहा है? जैसे सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट है, ये अभी इंडिया को चला रही है। तो इंडिया को अच्छे ढंग से चलाना, वो सारी चीजें आती हैं स्टेट क्राफ्ट में। राइटर कहते हैं, देखो अगर आपको किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को हैंडल करना है ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में मान लीजिए सिक्योरिटी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो उस समय क्या होगा? डिफेंस को मजबूत बनाया जाएगा, ज्यादा ट्रूप्स भेजी जाएंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा इंसर्जेंसी को कर्ब करने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कश्मीर की सिचुएशन को स्टेबल रखना है ना, तो मिलिट्री काम नहीं आएगी। फिर हमें सिम्टम्स के बजाय, क्योंकि देखो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, ये तो एक सिम्टम है, बट कश्मीर में कुछ युवा चाहे कितने भी हों, क्यों हथियार उठाते हैं, वो हमें टैकल करने की आवश्यकता है। रीजंस वाई उठा रहे हैं, ये सिम्टम है। इस सिम्टम को एड्रेस किया जा सकता है उन टेररिस्ट को एलिमिनेट करके, लेकिन उठा क्यों रहे हैं? क्यों अविश्वास है इतना? क्यों आइसोलेशन है इतना? इस चीज को जब टैकल करेंगे ना, तब फाइनली कश्मीर से इंसर्जेंसी खत्म होगी। और ये काम मिलिट्री नहीं कर सकती, ये काम सरकार को ही करना होगा। इसके लिए स्किलफुल स्टेट क्राफ्ट की आवश्यकता है। कश्मीर तो देखो वैसे ऐसी जगह है जहां पर 1947 के बाद से ही इंसर्जेंसी है। साइकिल चलता रहता है, कभी एकदम से बढ़ जाती है, कभी थोड़ा शांत हो जाती है, कभी फिर से बढ़ जाती है। जैसे कुछ समय कश्मीर शांत रहने के बाद फिर से मतलब उबाल है कश्मीर में। इशू है जो कश्मीरी हिंदूज है ना, कश्मीरी पंडित, वहां पर उनकी हत्या की गई है, टारगेट किलिंग की गई है ताकि उनमें डर पैदा किया जा सके। सरकार का प्रयास है कि कश्मीर पंडित जो चले गए थे 90s में, वहां से उनको फिर से रीसेटल किया जाए कश्मीर में। बहुत से कश्मीरी पंडितों को जॉब भी दी गई है, लेकिन हाल ही में घुस के हत्या कर दी गई राहुल नाम के कश्मीरी पंडित की।
गवर्नमेंट ऑफिस में वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो वहां पे जो कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं ना, उनमें काफी डर का माहौल है कि गवर्नमेंट ऑफिस में अगर घुसकर आतंकवादी हत्या कर सकते हैं तो हम कैसे सुरक्षित हैं। इसके अलावा देखो बहुत बार ऐसी भी खबरें आती हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में या फिर आर्मी में वहां पे जो जवान हैं वो छुट्टी मनाने के लिए कई बार अपने घर आते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। राइटर कहते हैं देखो ये काम डिपार्टमेंट की मिली भगत के साथ होता है, साथ ही पुलिसमैन शायद आतंकवादियों को खबर दे देते हैं कि ये जो पर्सन है ये घर आने वाला है, तो वो इजी टारगेट हो जाते हैं। अदरवाइज आतंकवादियों को कैसे पता लगेगा कि कोई पुलिसमैन छुट्टी बनाने के लिए आया हुआ है। कहीं ना कहीं देखो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो हमारी फोर्सेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनका डेटा आतंकवादियों के हाथ में लग गया है कि कौन कौन जो पर्सन है वो फोर्स में लगे हुए हैं, तभी उनको निशाना बनाया जाता है। तो ये जो इंटेल है ना, कोई अंदर का ही डिपार्टमेंट का पर्सन देता है आतंकवादियों को। ये खोज निकालने की आवश्यकता है हमारे फोर्सेस को, ताकि जो पुलिसमैन हैं या फिर आर्मी के सोल्जर्स हैं वो इजी टारगेट ना बने जब वो अपने घर में जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। अभी तो देखो अमरनाथ की यात्रा भी है, अमरनाथ की यात्रा पर बहुत सारे हिंदू जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए भगवान शिव को, लेकिन वो भी इजी टारगेट बन सकते हैं। इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, ये भी सरकार की एक बड़ी चुनौती है। कश्मीर इशू डिस्कस करने के बाद उसके बाद बारी आती है नक्सलिज्म की। बहुत बार देखो एक्सपर्ट्स के द्वारा यह कह दिया जाता है कि नक्सलिज्म की और माओइज्म की जो चुनौती है अब ठंडी पड़ चुकी है। ये मेजर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है सरकार के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ एक मेजर घटना हो जाती है, अटैक हो जाता है, फिर से सुर्खियों में आ जाती है नक्सलिज्म की समस्या। देखो आज के जो नक्सलिज्म के लीडर्स हैं ना, वो पहले से अलग हैं। शुरू में जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, चारू मजूमदार से इंस्पायर होकर, तब ना वो लीडर्स काफी ज्यादा आइडियोलॉजिकल थे, आइडियोलॉजी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन आज के समय में जो लीडर्स हैं ना, कम लीडर्स ऐसे हैं जो आइडियोलॉजी को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी तो ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने अपने फायदे के लिए नक्सलिज्म में लगे हुए हैं। तो अगर देखो पूरी तरह से माओइज्म और नक्सलिज्म को खत्म करना है ना, तो आपको सिम्टम्स के बजाय, जैसे जब नक्सलाइट्स अटैक करें तो उस एरिया में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर दो, इससे काम नहीं चलेगा, इससे नक्सलिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। आप ये देखो आज के समय में भी नक्सलाइट और जो माओइस्ट हैं क्यों यूथ को रिक्रूट कर पा रहे हैं, यूथ क्यों उनके चक्कर में आके हथियार उठा लेते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो सरकार से त्रस्त होते हैं, डेवलपमेंट का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उस रीजन में आप पुअरेस्ट ऑफ पुअर तक पहुंचो। गांधी जी कहते हैं ना, कतार में जो सबसे आखिर तक है ना, वहां तक पहुंचना जरूरी है। तो सरकार को यह ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए उस इलाके में, ताकि उनको ना सपोर्ट ना मिले नक्सलाइट्स को किसी भी प्रकार का। तो इसके लिए क्या चाहिए? स्टेट क्राफ्ट, स्किलफुली चीजों को मैनेज करना, इश्यूज को मैनेज करना। नक्सलिज्म और माओइज्म का एग्जाम्पल देने के बाद अब राइटर आते हैं दूसरी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट। देखो पंजाब में ना खालिस्तान को लेकर सपोर्ट ना ऑलमोस्ट नील है, इक्का दिक्का लोगों को छोड़ दें तो वहां पे खालिस्तान को लेकर सपोर्ट नहीं है। लेकिन यूके में, यूरोप के कुछ दूसरे देशों में, कनाडा में, यूएस में, मतलब यहां पर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं और वो इंडिया में वैसे ही हालात लाना चाहते हैं जैसे कि देखो 80s में थे, 90s में थे। तो ये इंडिया के लिए चुनौती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो जैसे बब्बर खालसा हैं, ये प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको आईएसआई का सपोर्ट प्रोवाइड है। पाकिस्तान चाहता है इंडिया में हालात खराब हों, तो इंडिया को ना इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि पंजाब जो अभी बिल्कुल स्टेबल है, शांत है, उसको वहां फिर से हालात खराब ना हो। जैसे देखो पंजाब में ना मोहाली में, वहां इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का ऑफिस था, उस ऑफिस के ऊपर आरपीजी से अटैक हुआ। तो ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज की आंखें खोलने वाली घटना है। इसलिए राइटर कहते हैं देखो सरकार जो मान के चली थी कि पंजाब में तो अब मिलिटेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई है,
सचेत रहने की आवश्यकता है। फिर से लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स वहां पे हालात खराब करने की। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी रिलेटिवली शांति है। शुरू में तो आज़ादी के बाद कुछ सालों तक तो वहां पे देखो काफ़ी इंसर्जेंसी रही, बट खास करके पिछले जो 2 दशक है ना, तब से काफ़ी पीस है नॉर्थ ईस्ट में, जो देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हाल फिलहाल में ना प्रयास हो रहे हैं, जैसे असम में एक ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा आई, आई का मतलब है ये इंडिपेंडेंट, इसको लीड करते हैं प्रवेश बरुआ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन म्यांमार से ऑपरेट करती है, कोशिश कर रही है फिर से नॉर्थ ईस्ट में अपने कैडर को मोबिलाइज करने की, कैडर को रिक्रूट करने की। तो एजेंसीज को नज़र रखनी चाहिए, जड़ से जो प्रयास हैं खत्म होने चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के कि यूथ को बरगला ना सके। उसी प्रकार से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आईएम का मतलब है इशक मुइवा, इन्होंने भी कोशिश की है कि जल्द से जल्द नागा पॉलिटिकल इशू को सरकार के साथ मिलकर रिजोल्व करवाया जाए। धमकी भी दी है कि नहीं हुआ तो हम फिर से हथियार उठाएंगे, जबकि 90s में इस ऑर्गेनाइजेशन ने सीज फायर साइन कर लिया था सरकार के साथ। तो ये जो इश्यूज है ना, कैसे टैकल होंगे? स्टेट क्राफ्ट से। सिर्फ ज़्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय करके, ज़्यादा सिक्योरिटी को मजबूत करके नहीं इशू ये हैंडल होंगे, स्टेट क्राफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से लास्ट में एक और एग्जाम्पल है तमिल इंसर्जेंसी का, जो कि श्रीलंका में थी। सिविल वार चला श्रीलंका में काफ़ी सालों तक। लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन जिनमें सबसे मेन थी, जिन्होंने वहाँ पे इंसर्जेंसी को स्प्रेड किया अलग से तमिल्स के लिए, श्रीलंका से देश बनाने के लिए। तो ना तमिलनाडु में भी ना स्पोर्ट को, लिट्टे के लिए स्पोर्ट को फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा। मतलब कोशिश हो रही है, क्योंकि श्रीलंका में अभी हालात खराब हैं, सरकार कमजोर है, इकोनॉमिक इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं 1980s में जैसी स्पिरिट थी ना, वैसी स्पिरिट को फिर से रिवाइव किया जाए। क्योंकि श्रीलंका की सरकार कमजोर है, तो तमिल्स के लिए वहाँ पर अलग से एक देश का निर्माण किया जाए। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए भी स्टेट क्राफ्ट चाहिए। कुल मिला के ना राइटर ये सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। सबसे पहले कश्मीर का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद नक्सलिज्म का एग्जाम्पल दिया, पंजाब का एग्जाम्पल दिया, नॉर्थ ईस्ट का, और सबसे लास्ट में एग्जाम्पल दिया लिट्टे का, LTTE। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, कैसे टैकल होंगी? स्टेट क्राफ्ट से। स्किलफुल स्टेट के जो अफेयर्स हैं मैनेज करने होंगे, अगर इंडिया चाहता है ये जो प्रॉब्लम्स हैं फिर से रिवाइव ना हों। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टोबैको कंजम्पशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? शुरू में देखो आर्टिकल में कुछ डेटा दिया जाता है। डेटा जैसे कि सेकंड ग्लोबल ऑडिट टोबैको सर्वे के अनुसार 2016-17 में हमारे देश में टोटल जितने अडल्ट्स थे ना, उसमें से 28.6% अडल्ट्स टोबैको कंज्यूम करते थे। यानी कि टोबैको कंजप्शन के मामले में चाइना के बाद दूसरा नंबर इंडिया का ही था। सर्वे में यह भी बताया गया कि इंडिया में 42.4% ऑफ मैन और 14.2% ऑफ वुमेन टोबैको कंज्यूम करते थे। दोनों तरह का, एक तो चबाने वाला टोबैको होता है, गुटखा इत्यादि, और दूसरा स्मोक वाला, जैसे बीड़ी सिगरेट ये वाला। आज का जो दिन है ना 31 मई का, ये देखो वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है 1987 के बाद से ही। इस बार की थीम है पॉइजनिंग आवर प्लेनेट। राइटर यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट करते हैं। जब भी हम टोबैको कंजम्पशन की बात करते हैं ना, हमारा फोकस ह्यूमन हेल्थ पे होता है, जो कि सही भी है। ह्यूमन हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर साल स्मोकिंग की वजह से 80 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। बट देखो ह्यूमन हेल्थ के अलावा इन्वायरमेंट पर भी बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है टोबैको कंजप्शन की वजह से। WHO के अनुसार हर साल 600 मिलियन पेड़ जो है वो गिरा दिए जाते हैं सिगरेट बनाने के लिए। लकड़ी की आवश्यकता होती है ना। 84 मिलियन टन CO2 एमिट होता है टोबैको मैन्युफैक्चरिंग में। इसके साथ साथ 22 बिलियन लीटर जो पानी है वो भी कंज्यूम होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सिगरेट बट बनाने में पैकेजिंग की जाती है, प्लास्टिक पाउच का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक और बैटरीज का इस्तेमाल होता है। इन सब चीज़ों से भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। इंडिया तो देखो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का। हर साल इंडिया में 800 मिलियन किलोग्राम टोबैको जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब बात आए कि अगर हम कैसे टोबैको कंजप्शन को कम करें।
देखो एक एस्पेक्ट होता है कि अवेयरनेस फैलाना। राइटर कहते हैं देखो 90% वो लोग जो टोबैको कंज्यूम करते हैं ना, उनको पता होता है कि टोबैको कंजम्पशन से नुकसान होता है शरीर का, लेकिन फिर भी वो टोबैको को कंज्यूम करना बंद नहीं करते। इसका मतलब अवेयरनेस फैलाने से एक लेवल के बाद काम नहीं चलेगा। मतलब अवेयरनेस जितना सरकार फैला रही है उतना ठीक है, उससे ज़्यादा फैलाएगी तो उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दूसरे एस्पेक्ट सोचने होंगे। जैसे देखो एक बात ये आ जाती है कि वो लोग जो टोबैको फार्मिंग में लगे हुए हैं ना, जैसे 6 मिलियन फार्मर या फिर 20 मिलियन फार्म वर्कर, इनका क्या होगा अगर टोबैको प्रोडक्शन को सरकार बंद कर देती है? इतने सारे लोगों का रोजगार छिन जाएगा। एक फार्मर पे उसके घर वाले भी डिपेंडेंट होते हैं, उसी प्रकार से एक वर्कर पे उसके बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं। तो ना जाने कितने घर प्रभावित होंगे अगर टोबैको प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है। तो क्या सोल्यूशन निकाला जाए? वैसे देखो टोबैको की फार्मिंग जो है, जहां देश की जीडीपी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ना हेल्थ पर टोबैको कंजप्शन की वजह से, उसको हैंडल करने में हमारा टोटल जितना हेल्थ पर एक्सपेंडिचर है ना, उसमें से 5.3% तो उस पर ही खर्च हो जाता है। टोबैको कंजप्शन के जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना, उसको कैसे हैंडल किया जाए? मतलब वो लोग जो टोबैको कंज्यूम करने से बीमार होते हैं, वो इलाज करवाने के लिए आते हैं, उस पर काफ़ी खर्चा हो जाता है। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 5.3%। लेकिन देखो इसके बाद ना कुछ अच्छी बातें राइटर डिस्कस करते हैं कि ना कंपनीज भी काफ़ी अच्छा स्टेप्स ले रही हैं। जैसे अभी नेट जीरो कार्बन स्टेटस पे काफ़ी फोकस है विभिन्न देशों का, इंडिया का भी, और विभिन्न बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज का भी। यूनिलीवर, अमेजोन, नेस्ले, अलीबाबा, महिंद्रा ग्रुप, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ना अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके एमिशन को कम किया जाए। जैसे देखो ये कंपनीज जिन कंपनी से या फिर एंटिटी से माल इंपोर्ट करती है ना, तो उनको बोलती है कि आप देखो ऐसा कोई माल मत दीजिए जिससे कार्बन एमिशन ज़्यादा होता हो। इन सब चीज़ों पे ये कंपनीज अब ध्यान दे रही हैं और ये $50 बिलियन से इन्वेस्ट करेंगे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में, जैसे कार्बन सिंक है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिससे कार्बन एब्जॉर्ब होता हो, उन चीज़ों में ये कंपनीज $50 बिलियन से इन्वेस्ट करेगी। देखो एक कंसेप्ट होता है कार्बन क्रेडिट का। कार्बन क्रेडिट के कंसेप्ट में क्या होता है, ये एक प्रकार से परमिट होता है कार्बन एमिशन का। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, इसके पास ना 4 यूनिट के कार्बन क्रेडिट हैं। तो मतलब इसका ये है 4 यूनिट कार्बन ये कंपनी एमिट कर सकती है, परमिट हो गया। लेकिन अगर देखो ये एबीसी कंपनी बोलती है कि हम तो देखो जी 2 यूनिट एमिट करेंगे कार्बन, परमिट हमारे पास 4 यूनिट कार्बन को एमिट करने का है, हम सिर्फ 2 यूनिट एमिट करेंगे, तो बचा हुआ 2 यूनिट जो है ये बेच सकती है किसी दूसरी कंपनी को जो ज्यादा कार्बन एमिट कर रहा है। तो ये सिस्टम है कार्बन क्रेडिट का। तो ये सिस्टम काफी चलन में है। राइटर कहते हैं कई बार तो देखो ऐसा होता है कार्बन क्रेडिट इतना महंगा मिलता है, इतना महंगा बिकता है, उतना तो टोबैको की पत्तियों को बेच के पैसा नहीं मिलेगा जितना कि कार्बन क्रेडिट को बेचकर पैसा मिल जाता है। तो ये सिस्टम जो है इफेक्टिव इंप्लीमेंट होना चाहिए। विभिन्न कंपनीज अब इस पर ध्यान भी दे रही हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मैनेजर्स का। इस पर एक आर्टिकल भी है जो कल छूट गया था, हमें डिस्कस करना है। जैसे देखो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको शेयर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप किसी ऐसे पर्सन को ऐसे फंड में पैसा लगा देते हो जो फर्दर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। तो ESG मैनेजर क्या करते हैं, है म्यूचुअल फंड की तरह आपसे पैसा ले लेंगे, लेकिन ESG मैनेजर उन कंपनीज में पैसा लगाएंगे जहां पे अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को यूज किया गया है, सोसाइटी का ख्याल रखा गया है गवर्नेंस में, और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा गया है। समझ रहे हो? मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फंड ऐसा फंड होता है म्यूचुअल फंड की तरह ही जो आपसे पैसा लेके उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के लिहाज से बढ़िया काम कर रही हैं। तो देखो कंपनीज ना आज के समय में इन्वायरमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगी, तो मतलब उनमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगी। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो, माना कि अभी भी बहुत टोबैको कंजप्शन होता है, लेकिन हालात इतने भी खराब नहीं है, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे भी मूवमेंट चल रही है, और जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनको तो देखो एजुकेट करना ही है टोबैको कंज्यूम ना करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कंज्यूमर्स को सपोर्ट भी करना है कि वो
टोबैको कंजप्शन को बंद कर दें, मतलब उन्हें हमें सपोर्ट करना है वो लोग जो टोबैको को कंज्यूम करते हैं। इसके साथ साथ जो टोबैको इंडस्ट्री है उनको भी हमें इंसेंटिवाइज करना है, फार्मर्स को सपोर्ट करना है, ताकि ऐसे प्लेनेट का हम निर्माण कर सके जहां पे हम बढ़िया ढंग से सांस ले सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टोबैको कंजप्शन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड का इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन का जो आर्टिकल है वो हर संडे को पब्लिश होता है। आईआर कवर करने के लिए इनके आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे होते हैं। तो आज के आर्टिकल में ना ये सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, एक 1990s में और एक अभी की सिचुएशन। 1990s में क्या हुआ था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था और अफगानिस्तान में यूएसएसआर की हार हुई थी, यानी कि अफगानिस्तान से यूएसएसआर चला गया था। यह एक प्रकार से पाकिस्तान की जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को बहुत सपोर्ट किया था यूएसएसआर के अगेंस्ट। बाद में पाकिस्तान ने उनको इंडिया के खिलाफ यूज करने का भी सोचा, जिसकी वजह से कश्मीर में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे, यानी मिलिटेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। देखो ये वो समय था जब पाकिस्तान ना फ्रंट फुट पे खेल रहा था इंडिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान वर्ल्ड को बार बार बोल रहा था कि देखो अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेगा तो हम भी करेंगे। जब इंडिया ने किए न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर तो पाकिस्तान ने भी कर लिए थे। तो बाद में पाकिस्तान ने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड को कि आप कश्मीर इशू को जल्दी जल्दी सोल्व करवाइए, नहीं तो कश्मीर को लेके न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगा दो देशों के बीच में। कश्मीर इशू को लेके ना पाकिस्तान कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज भी काफी ज्यादा कर रहा था उस समय। इंडिया से बात करने की कंडीशन क्या रखता, पहले इंडिया अपना ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है कश्मीर में वो ठीक करे, तब हम बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और भी पाकिस्तान काफी कंडीशंस रख दिया करता था, जैसे कि हम हुर्रियत से बात करेंगे, यानी कश्मीर में सेपरेटिस्ट ग्रुप से बात करेंगे। इन सब स्टेप्स को लेने का पाकिस्तान का मकसद यह था इंडिया को चेताना कि 1971 के वार के बाद कश्मीर इशू सेटल डाउन नहीं हुआ है। तो उस समय जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इंडिया देखो शांत हुआ करता था, पाकिस्तान इतना एग्रेसिव खेलता था। लेकिन जैसे राहुल द्रविड़, जिन्हें डिवोल के नाम से भी जाना जाता है, क्रिकेटर हैं, काफी शांत स्वभाव से खेलते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे खेलते हैं। तो इंडिया भी राहुल द्रविड़ की तरह खेल रहे था उस समय। बट अब ना हालात चेंज हो चुके हैं। अब देखिए आप पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। 10 सालों में एक तो पाकिस्तान की ना ग्लोबल प्रोफाइल काफी कमजोर हो गई है। इंडिया इकोनॉमिक डोमेन में काफी आगे बढ़ गया है, जबकि पाकिस्तान इकोनॉमिक डोमेन में काफी कमजोर रह गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज आज के समय में बांग्लादेश से भी कम है। पाकिस्तान की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर वार के नाम पे जो ब्लैकमेल करता था ना पाकिस्तान वर्ल्ड को, इंडिया ने कहा कि ठीक है आपको करना है करिए। इंडिया ने वहां पे उनके घर जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया और वर्ल्ड में ऐसा नैरेटिव सेट किया कि अगर न्यूक्लियर वार स्टार्ट होगा ना तो पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को स्प्रेड करता है इंडिया में, इसके कारण होगा। तो नैरेटिव चेंज हो गया। पहले पाकिस्तान बोलता था कश्मीर इशू को सोल्व किया जाए, अदरवाइज न्यूक्लियर वार हो जाएगा। अब इंडिया का नैरेटिव चलता है कि पाकिस्तान जो टेररिज्म को स्प्रेड करता है ना, इसकी वजह से न्यूक्लियर वार होगा। आज के समय में पाकिस्तान को लेकर देखो भारत की नीति पता है क्या है, नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सोच यह है कि नहीं करेंगे, बात नहीं करनी तो जब मर्जी चाहे तब करेंगे पाकिस्तान से बात, हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहलों की सरकारों की सोच ये नहीं होती थी, वो थोड़ा डेस्परेट दिखते थे पाकिस्तान के साथ बात करने को लेके। लेकिन अब देखो 2016 से लेके 2022 आ गया, 6 सालों से इंडिया की तरफ से कोई सीरियस प्रयास हुआ नहीं है पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए। नहीं करनी तो नहीं करनी। दूसरा देखो, कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को रिवोक करके इंडिया ने एक प्रकार से बिल्कुल सिग्नल दे दिया कि कश्मीर पे हम बात करेंगे ही नहीं, जो आपको करना हो कर लीजिए, हमें नहीं करनी कश्मीर को लेके बात, हमारी तरफ से कश्मीर इशू बिल्कुल सेटल डाउन है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक धक्का है। तो ये है सरकार की स्ट्रेटेजी। 3 पॉइंट्स हैं मेनली। पहला, नहीं करेंगे बात, जब मर्जी आए तब करेंगे, अपनी टर्म्स पे करेंगे, पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया को पता है कंडीशंस अभी इंडिया के फेवर में है। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से कहीं आगे है, इंडिया का रुतबा वर्ल्ड में पाकिस्तान से कहीं आगे है। दूसरा, नैरेटिव चेंज हो चुका है। पाकिस्तान अब न्यूक्लियर वार की धमकी देता है तो इंडिया कहता है पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को स्प्रेड कर रहा है। तीसरा, कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को रिवोक करके इंडिया ने तो अपनी तरफ से कश्मीर के इशू को बंद कर दिया है। तो ये इंडिया की रणनीति है, इंडिया की स्ट्रेटेजी है। अब इसके बाद
राइटर पाकिस्तान की बात करते हैं। पहले देखो, इमरान खान प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये कह दिया स्पेशल स्टेटस रिवोक होने के बाद जब तक इंडिया 2019 की कंडीशंस रिस्टोर नहीं करेगा, वैसी सिचुएशन रिस्टोर नहीं करेगा, तब तक हम इंडिया के साथ बात नहीं करेंगे। तो देखो ये असंभव है, 2019 वाली सिचुएशन कभी रिस्टोर होने ही नहीं वाली है। क्या स्पेशल स्टेटस फिर से लगेगा जम्मू एंड कश्मीर में? असंभव है। तो शहबाज शरीफ अब नए प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी थोड़ी सी प्रयास किया, थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन इनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया। इमरान खान जो अभी सड़कों पर हैं वो तो मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ खा जाएंगे अगर इंडिया के साथ फिर से बातचीत स्टार्ट की बिना जो पहले इमरान खान ने शर्त रखी थी उसके। तो सिचुएशन अभी मतलब पाकिस्तान की ना नियर फ्यूचर में इंडिया के साथ बातचीत होने भी नहीं वाली है। बाजवा ये चाहते थे इंडिया के साथ बातचीत हो, लेकिन ये रिटायर होने वाले हैं कुछ ही समय में। तो देखने वाली बात होगी कि आगे फ्यूचर क्या है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे रहेंगे। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया इंडिया पाकिस्तान से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।